हाँ तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हाँ तो बच्चों, हमने थर्ड चैप्टर यानी तीसरे चैप्टर का टॉपिक चल रहा था जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। समस्याएं हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे जनसंख्या समस्या समाधान। जनसंख्या एक समस्या बनी हुई है, उसके क्या समाधान हो सकते हैं। वैसे बच्चों, ये क्वेश्चन है ये 2008 में आ चुका है, 3 नंबर का। 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। जनसंख्या समस्या की समाधान 3 नंबर का क्वेश्चन आया है इसमें से। तो देखिए, सबसे पहले समस्या का समाधान है पहला, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। सबसे पहली समस्या का समाधान यह है कि जितने भी हमारे भौगोलिक संसाधन हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग किया जाए ताकि आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा है औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों की उन्नति, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है। तो कहने के मतलब, जो नवीनतम नई प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं उनकी उन्नति अधिक की जाए, और जो समाप्त होने वाले संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल है, इन पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। तीसरा है शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना। लोगों में जागरूकता लाई जाए जनसंख्या वृद्धि की समस्या के बारे में। कृषि का नवीनीकरण। कृषि की नवीनीकरण का मतलब यही होता है कृषि में नई नई विधियों का उपयोग करना, नई नई तकनीकों का उपयोग करना, नई। इसके बाद में सागरीय संसाधनों का उपयोग। सागरीय संसाधनों का उपयोग, तो जितने भी सागरों में संसाधन पाए जाए उनका उपयोग होना चाहिए। जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास होना चाहिए। जहाँ जनसंख्या कम बसी हुई है, ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों से जनसंख्या का प्रवास होना चाहिए। और देरी से विवाह, यानी विवाह की उम्र 21 वर्ष करनी चाहिए। जो 18 वर्ष है लड़की के लिए, वो लड़की की 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की 25 वर्ष होनी चाहिए। परिवार नियोजन, परिवार को छोटा बड़ा करने के जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनको लागू किया जाए। और संतति निग्रह। संतति निग्रह का मतलब होता है कि जो संतान उत्पत्ति के बारे में समाज में विभिन्न प्रकार की अफवाहें प्रचलित हैं, उनका निराकरण करना। तो ये कुछ ऐसी समस्याओं के समाधान हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि की समस्या कम हो सकती है। अब आता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत भी बोलते हैं, थॉमस माल्थस का भी बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। सिद्धांत का उपयोग ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है? एक तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन करना, और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे कि किसी समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए, कि कोई भी समाज है वह ग्रामीण है, कृषि करने वाला है और अशिक्षित है, उस अवस्था से वह उन्नति करते हुए साक्षर हो जाता है, नगरीय हो जाता है और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, यानी जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है, से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। अर्थात वह क्षेत्र जब शिक्षित पूरा हो जाता है, नगरीय हो जाता है, तो उसकी जन्म दर और मृत्यु दर पे कंट्रोल हो जाता है, जिससे वो कम हो जाती हैं। जन्म दर भी कम होती है, मृत्यु दर भी कम होती है, इसमें परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है।
जनसंख्या में जो होने वाला परिवर्तन है, अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ये अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं में ये परिवर्तन होता है, जिसे सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए इसे रेखा चित्र से समझाया जा सकता है कि जिस तरीके से अशिक्षित ग्रामीण और खेतिहर मजदूर उस क्षेत्र का विकास करते 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 वहाँ शिक्षित नगरीय और औद्योगिक विकास हो जाता है, इससे ऐसे ही जनसंख्या अधिक जन्म दर और मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर बढ़ जाती है। आगे समझते हैं बच्चों। देखिए, संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अध्ययन करने से हमें जनसंख्या के वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं को अपने विचार प्रकट किए हैं। यह संपूर्ण परिवर्तन 5 अवस्थाओं में होता है। जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वह 5 अवस्थाओं में होती है। इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। सबसे पहली अवस्था में क्या होता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में उच्च जन्म दर पाई जाती है और उच्च मृत्यु दर। फिर दूसरी अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म दर होती है, मृत्यु दर उच्च होती है परंतु कम होती है, यानी पहली अवस्था से गिरती हुई होती है। तीसरी है उच्च जन्म दर, यानी जन्म दर उच्च होती है लेकिन मध्यम मृत्यु दर, यानी मृत्यु दर पर कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। चौथी अवस्था में मध्यम जन्म दर हो जाती है, यानी जन्म दर पर कंट्रोल हो जाता है और मृत्यु दर बिल्कुल घट जाती है। और पांचवी अवस्था में जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। तो जनांकीय संक्रमण ये 5 अवस्थाएं दी हुई हैं, इन्हीं के आधार पर हम पूरा समझते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की इन अवस्थाओं पर विश्व के कई प्रसिद्ध विश्लेषक ब्लेयर, साइमन, बर्गडॉर्फर ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। इस सिद्धांत की इन 5 अवस्थाओं को रेखाचित्र 3.2 में दर्शाया गया है। देखिए, ये इधर जन्म दर और मृत्यु दर का ग्राफ है और इधर है समय। जैसे जैसे समय बढ़ता है जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि प्रथम अवस्था में ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। इसके बाद में दूसरी अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर होती तो उच्च ही है लेकिन गिरती हुई होती है और जन्म दर अधिक रहती है। इसके बाद में तीसरी अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर हो जाती है निम्न यानी मध्यम और जन्म दर उच्च रहती है। तो इस वाली अवस्था में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है। इसके बाद में चौथी अवस्था में क्या होता है कि जो मृत्यु दर है वो निम्न हो जाती है और जन्म दर हो जाती है मध्यम, और पांचवी अवस्था में दोनों ही कम हो जाती हैं, निम्न हो जाती हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। इस प्रकार ये जनसंख्या का जो क्षेत्र है ये इस तरीके से शुरुआत में घटता है, फिर ये बढ़ता है, तीसरी अवस्था में सबसे ज़्यादा बढ़ता है, और इस तरीके से ये संक्रमण सिद्धांत होता है। अब इनका थोड़ा सा ये जो अवस्था हैं इनके बारे में देखते हैं बच्चों कि उपरोक्त रेखा चित्र की 5 अवस्थाओं को विश्व स्तर पर इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्तर पर होते हैं, इसलिए इन देशों या क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। जन्म लेने वाले भी और मरने वाले दोनों ही ऊंचे होते हैं। विश्व में इस अवस्था के अधिकतर देश जो हैं वो जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, यानी शुरुआत की जो कृषि होती है, जैसे अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया और ग्वाटेमाला, ये अफ्रीकन देश हैं, इनमें इसी प्रकार की शुरुआत पाई जाती है। द्वितीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की द्वितीय अवस्था में क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण जो मरने वाले की दर है, मृत्यु दर है, वह गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है। और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो हैं जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, वे अब साक्षरता और नगरीकरण के बढ़ने से इस अवस्था में आ जाते हैं, आते जा रहे हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप के, जहां जनसंख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। ये जो देश थे सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब ये दूसरी अवस्था में आ गए क्योंकि इनका विकास हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई हैं। तृतीय अवस्था में उच्च जन्म दर पाई जाती है और मृत्यु दर मध्यम होती है, अतः जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। भारत के सभी उत्तरी राज्य इसी में आते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं।
बच्चों इस इन वाले टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के भारत का जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था से संबंध है, या तृतीय अवस्था में आने वाले देशों के नाम बताइए। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो इसको ध्यान से देख लेना कि तृतीय अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं। भारत के सभी राज्य यानी भारत आता ही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इस वर्ग में आते हैं। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है, जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होती है। तो कहने का मतलब ऐसी अवस्था में विश्व का न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश इसी वर्ग में आते हैं। यानी चतुर्थ अवस्था में वे देश आते हैं जिनमें जन्म दर तो मध्यम है और मृत्यु दर निम्न होती है। और पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या के घट जाने का व्यय रहता है, यानी जनसंख्या कम होने का व्यय रहता है। तो इसमें जितने भी पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश इसी में आते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से आता है बच्चों के पंचम अवस्था में कौन से देश आते हैं, तो पश्चिमी यूरोप के सभी देश। जापान इस वर्ग में पहुँच चुका है। इस अवस्था में आने पर राष्ट्रों की जो मानव शक्ति है वो दुर्बल हो जाती है, यानी मानवों की संख्या कम हो जाती है। उदाहरण के लिए रूस की जो जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में 1420 लाख रह गई है, और 2020 में इसके 1380 लाख रह जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ घटने की संभावना हो रही है। तो पाँचवीं अवस्था में जनसंख्या के घटने का व्यय रहता है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप देख लेना ध्यान से। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसमें ये आप गौर से देख लेना। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों की। तो देखिए, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत। दूसरा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा जन समूह निवास किस में करता है, एशिया महाद्वीप में। इसका आंसर सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि जनसंख्या घनत्व में कार्य घनत्व है। तो देखिए, कार्य घनत्व में क्या होता है, कुल जनसंख्या में कुल कृषि भूमि क्षेत्र का भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भाग का सिंबल आता है, तो ये सही हो जाएगा कार्य घनत्व। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में सर्वाधिक हुआ, तो किस महाद्वीप से हुआ, यूरोप महाद्वीप से। इसका सही आंसर हो जाएगा पाँचवें क्वेश्चन का। छठवां क्वेश्चन है, सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर। विश्व में वर्ष 2025 तक अनुमानित जनसंख्या होगी, तो ये अनुमानित जनसंख्या किसके आधार पर होगी, तो अनुमान है, तो इसमें ऐसा बताया जाता है 781.8 करोड़ होगी। अब आता है अति लघुतरात्मक छोटे छोटे क्वेश्चन। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 714 करोड़। इसका आंसर उत्तरी अमेरिका में। नवा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रदेश में पाया जाता है, तो जो यूएसए है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, और कनाडा का उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ये हमने पढ़ा था, तो इसमें 85% आती है, और बाकी की 15% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। 11वां क्वेश्चन देखिए, प्रवास के कारण किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है, तो जिस महाद्वीप में सर्वाधिक प्रवास हुआ था वो कौन सा है, यूएसए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। विगत 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है, तो इसमें आंसर आएगा 13 गुना। 13 गुना बढ़ी है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में। देखिए बच्चों, मैंने पूछा, अभी बताया था कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है, तृतीय अवस्था में, जिसमें उच्च जन्म दर होती है और मध्यम मृत्यु दर होती है। बाकी के बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये आर्थिक कारक हैं, इसके जनसंख्या प्रमुख विधियों के सूत्र, विश्व जनसंक्रमण के प्रमुख क्षेत्र, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, अवस्थाओं का वर्णन, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं बच्चों। तो ये आज का टॉपिक ये है, जो है पाठ तीसरा आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।